बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे एक तो 27वीं तरमीम, जिसे कहते हैं मतवक्के 27वीं तरमीम, क्योंकि इसकी तवक्को की जा रही है कि कल काबीना का इजलास बुलाया गया, उसमें उसका मसवदा पेश किया जाएगा और उसके बाद शायद सेनेट में इसको पेश कर दिया जाएगा। क्या इस पर कोई कमेटी बनेगी, मुशावरत कैसे होगी, ऑन बोर्ड कैसे लिया जाएगा, क्या अपोजिशन की जानिब से इसके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, अगर नहीं होंगे तो क्या ये तरमीम पास कर ली जाएगी। नंबर गेम का मामला है। फैसल वाडा ने कल जिस तरह ऐलान किया कि नंबर तो पूरे हैं, पीटीआई के 13-14 लोग उनके पास मौजूद हैं और हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी क्या सराइयाँ हैं, लेकिन असल हकीकत तो सामने आएगी जब तरमीम को पेश किया जाएगा। 64 मेंबरान चाहिए सेनेट के अंदर और वो किस तरह पूरे होंगे, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ होती है तो वो शायद, उनका सीएसी का इजलास भी था और अभी तक इसके ऊपर कोई चीज़ सामने नहीं, रद्द अमल आया उनकी तरफ से, लेकिन ये है कि 18वीं तरमीम के ऊपर अभी तक तो उनका स्टांस सही है कि इसके साथ छेड़छाड़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है शेख आफ्ताब साहब, सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुशामदीद कहते हैं शेख साहब, आपको वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब, पहले सवाल आपसे करूँगा कि कल काबीना का इजलास तलब किया गया है और ये मुसवदा पेश किया जाएगा, आपको लगता है ये 26वीं तरमीम वाले मामले की तरह उलझेगा और उसके ऊपर रुकावटें आएंगी, फिर बॉल कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी अपोजिशन, कभी मौलाना साहब, कभी एमक्यूएम, कभी पीपल्स पार्टी, तो आपको लगता है ये आसान होगा आप लोगों के लिए इस टास्क को कंप्लीट करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में भी कुछ मामलों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो बज़ाहिर तो अपने यही नजर आता है कि इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है कि जिससे अपोजिशन को कोई एतराज हो, अपने जो नजर आ रहे हैं। असल बात तो उसके सामने आएगी जिससे कि ये कैबिनेट के अंदर भी पेश हो जाएगा सारा मामला और उसके बाद सेनेट में और नेशनल असेंबली में आएगा, तो ही पता चलेगा कि इसका टोटल बैकग्राउंड क्या है, उस पर गवर्नमेंट का वर्शन क्या है, अपोजिशन उस पर अपना क्या व्यूज पेश करती है। तो असल चीज तो उसके सामने आएगी। अभी तक तो एक जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इब्हाम का शिकार है, आपस में बैठ कर इब्हाम का शिकार है, अभी तक अभी कोई बात क्लियर नहीं है। जी, इब्हाम का शिकार है। कल मुसवदा कह रहे हैं कि काबीना में पेश कर दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है, क्योंकि आज ऑफ भी इसीलिए किया गया था। हालांकि आज इजलास होना था, लेकिन कल हमारी जब एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो उसमें ये फैसला किया गया कि क्योंकि तैयारी अभी हो रही है बड़ी तेजी से, तो उसको मुकम्मल करने के लिए बेहतर ये है कि आज का दिन जो है उनको दे दिया। शेख साहब, पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है, पीपल्स पार्टी की शमूलियत इसमें, इसकी अक्सरियत और अददी अक्सरियत आपको मजबूरी है, आपकी हुकूमत उनके सहारे पे चल रही है, आपकी तरमीम पास कराने के लिए उनका वोट ज़रूरी है, बजट पास कराने के लिए उनका वोट ज़रूरी है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि 18वीं तरमीम आपने छेड़ दी है इसमें। नहीं, मेरे ख्याल में कि 18वीं तरमीम में कोई ऐसी चीज नहीं छेड़ी जाएगी कि जिसका ताल्लुक सूबों से होगा। सर, एनएफसी अवार्ड से बढ़ के और क्या हो सकता है शेख साहब? एनएफसी अवार्ड जो है वो रेड लाइन है पीपल्स पार्टी के मुताबिक। नहीं, मेरा ख्याल में तो मेरा जाती मेरा ख्याल है, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करता, तो एनएफसी अवार्ड को शायद नहीं छेड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इस पर तो कोई भी सूबा जो है वो एग्री नहीं करेगा, सब डिसएग्री करेंगे, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, एमपीएम, पंजाब गवर्नमेंट भी इससे डिफर करेगी, पख्तूनख्वा भी करेगी, बलूचिस्तान करेगी, क्योंकि ये एनएफसी वार्ड जो है ये बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस है। वो तो प्रोविंसेस कहाँ आपके जो इंटरेस्ट को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल मेरे ख्याल में कि शायद उसको नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो फिर विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंसेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। खुर्रम रोकड़ी साहब, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि 27वीं तरमीम को पेश किया जाए, और 27वीं तरमीम जैसी तरमीम, बल्कि फैसल वाडा साहब ने तो 28वीं का भी जिक्र कर दिया, जब 26वीं आई थी तो उन्होंने 27वीं की शुनीद दी थी। अब तो वो सियासी ज्योतिषी हैं जी, शेख रशीद की रिप्लेसमेंट है वो तो कहते हैं कि जी ये पास भी हो जाएगी, नंबर गेम भी पूरा है, अब 28वीं भी आएगी। तो आपको लगता है कि ये टाइम पीपल्स पार्टी के साथ छेड़छाड़ करके हुकूमत अपने आप को कमज़ोर नहीं कर लेगी अगर 18वीं तरमीम की बात आती है? नहीं जी, बिल्कुल कमजोर नहीं करेगी, बल्कि इन दोनों पार्टीज ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन तरामीम के बाद
ये वाजे हो जाएगा कि नेशनल लेवल पर ये दो पार्टी सस्टेन करेगी। हम तो ये कहते आ रहे हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल जो एक पूरा ये सिस्टम चल रहा है, इसमें इन दो पार्टीज की ने अपने आप को उस धारे में डाला है कि ये नेशनल पार्टीज है। और ये जो तरमीम है ये कोई सूबे की या उस 18वीं तरमीम के बाद एक जो हो गया था कि तमाम पार्टीज महदूद हो गई थी अपने अपने सूबा तक और वो नेशनल लेवल पर सोच नहीं रही थी। तो इन दो पार्टीज का इकट्ठा होकर इन तरामीम को लाने का मतलब ही यही है कि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि ये पार्टीज नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल सर कैसे रोखड़ी साहब रोटी कपड़ा और मकान के बाद 18वीं तरमीम जो है वो उनका मेन पिलर है जिसके ऊपर उनकी जमात वो फखरिया पेशकश करते हैं कि जी 18वीं तरमीम हमने पाकिस्तान के आइन को बहाल किया था। अब बात तो ये आ गई ना 58(2)B को भी डाल दें बीच में तो वो भी अगर आप NFC को छेड़ रहे हैं, आप पॉपुलेशन एंड प्लानिंग और एजुकेशन को हेल्थ को निकाल लेंगे, वफाक की तरफ ले आएंगे, NFC अवार्ड को छेड़ देंगे। ठीक है बल्दियाती इंतखाबात का सेटअप होना चाहिए, उसके बारे में रूलिंग होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो पीपल्स पार्टी का वो जिसे कहते हैं रेड लाइन है। नहीं बिल्कुल रेड लाइन नहीं है जी। मैं वापस अपनी उसी बात से जोड़ता हूँ। आज मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, पीपल्स पार्टी पूरी एक तरीके के साथ चल रही है सेंटर के अंदर गवर्नमेंट के लिए। या तो ये कहना कि ये पार्टीज राजी हो गई हैं प्रोविंसेस में और सेंटर में किसी और ने गवर्नमेंट बनानी है, उनको भी पूरे तरीके से इदराक है और मालूम है कि सेंटर के अंदर जब तक हुकूमत मजबूत नहीं होगी तो ये सूबों की हुकूमतें चलाने से कुछ नहीं होता। तो अब इन दो पार्टीज ने इस मामले को समझा है कि इन्होंने सेंटर को मजबूत करना है और यहाँ पर ये तो बहस है ही नहीं कि प्रोविंसेस से वो चीजें लेने की सेंटर कोशिश कर रहा है जो सेंटर की बनती नहीं है। सेंटर को तो वो चीजें चाहिए जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वफाक का मजबूत होना और गवर्नमेंट चलाना आसान हो। तो तरामीम बड़ी सोच समझकर स्पेसिफिक एरियाज में लाई जा रही हैं जिससे सेंटर के अंदर गवर्नमेंट मजबूत होगी तो PPP है वो बड़ी स्टेक होल्डर है फॉर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। आज नहीं कल नहीं आगे उन्होंने इस गवर्नमेंट उनकी पॉलिटिक्स ने दे हैव टू अचीव दिस टारगेट। तो इस पर कोई भी आप इनमें वो फ्रिक्शन नहीं देखेंगे जो लोग समझ रहे हैं कि PPP बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगी और PPP कहेगी कि जी हमने ये तरामीम होने ही नहीं देनी। अल्टीमेटली फायदा मुल्क को और उन तमाम जमातों को है जिन्होंने सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनानी है। और इन तरामीम के बाद एक बहुत जो बेहतर काम हो जाएगा कि और जिसमें पॉजिटिव जो पार्टिसिपेशन है वो इन दो पार्टीज की है कि आप पाकिस्तान में इन दो पार्टीज को फर्दर आगे पॉलिटिक्स के लिए नेशनल लेवल की रोखड़ी साहब पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की डायनामिक्स हैं, पार्टीज को इल्म मैं माजरत के साथ मुदाखलत कर रहा हूँ बात में। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको अगर हम माजी से लेकर अब तक देखें तो गिव एंड टेक, दो तेरे दो मेरे वाली बुनियाद के ऊपर चलती है। अब कोई हुकूमत के अंदर शामिल है, इत्तेहादी है या नहीं है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड लिया हुआ है, गवर्नरशिप ली हुई है, सदारत ली हुई है, बहुत कुछ लिया हुआ है। आपको लगता है कि जिसकी बेस के ऊपर उनकी पॉलिटिक्स खड़ी होती है अगर उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो आपको अपनी पार्टी को अपने नैरेटिव को फौत होता हुआ महसूस करेंगे या फिर वीक होता हुआ महसूस करेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि ना उनका नैरेटिव फौत हो रहा है ना उनका नैरेटिव वीक हो रहा है। अच्छा, जो अब सिचुएशन है और जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं या पाकिस्तान जिस जोन के अंदर अब दाखिल है, दोनों पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इल्म है कि उनके लिए ये तरामीम जरूरी हैं। अच्छा, मैं कोई आप पीपल्स पार्टी को प्रेशर दे के या बज़ाहिर ये समझ रहा हूं आपकी गुफ्तगू से कि फिटेस्ट टू सर्वाइव वाली बात आप करना चाह रहे हैं। नहीं स्टेटस को का टाइम गुजर गया। अच्छा, अब आपका रिवाइवल, अब आपके रिवाइवल का टाइम आ रहा है। सही। और अब आकर आप एक क्योस से निकले हैं। आप ये कोई छोटा मोटा क्योस नहीं था जिसका आप शिकार रहे हम सारे, उससे निकलकर मैं वापस उसी पॉइंट 1 पे आऊंगा कि ये दो पार्टीज अपने आप को नेशनल लेवल की पार्टीज डिक्लेयर करवा रही हैं। अच्छा। और इन तरामीम का अल्टीमेटली फायदा आगे आने वाली गवर्नमेंट्स में इन्हीं दो पार्टीज को है। ठीक है। और ये सिर्फ पार्टीज को फायदा नहीं है, मैं शेख साहब की तरफ मजबूत हो। मैं शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। शेख साहब, बात ये आती है कि हमने देखा है कि कोई
टेढ़ी खीर नज़र आई हमें 26वीं तरमीम भी। अदालती मामलात के ऊपर PTI का स्टांस अलग है। इस वक्त हम देखें तो वो फिर इसकी मुखालफत के लिए पहले से तैयार हो चुके हैं। अभी पेश नहीं हुई तरमीम, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए नामंजूर है। 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो जो अदालती निज़ाम बना, जिस कमेटी के आप भी मेंबर थे, जो बेंचेस बन गई, जो जुडिशल बेंचेस बन गई, जिस तरह चीफ जस्टिस लगे, इन तमाम चीज़ों के पीछे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत शिद्दत से करेगी। आपको लगता है कि उनकी मुखालफत से आप लोगों को कोई नुकसान होगा, या आप लोगों के लिए कोई रुकावट आएगी, या उनके बंदे आप लोग तोड़ चुके हैं ऑलरेडी, जिस तरह फैसल वोडा ने कल बयान किया? देखिए जी, बात यह है कि आप बात करते हैं कि ये मुखालफत करेंगे। इन्होंने पार्लियामेंट की मुखालफत की, उसी पार्लियामेंट ये खुद बैठे हुए हैं। इन्होंने जुडिशल कमीशन की मुखालफत की, उसी जुडिशल कमीशन के 2 इनके मेंबर हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब अगर मुखालफत करते हैं तो फिर उनके मेंबर क्यों बनते हैं? फिर आप पार्लियामेंट में क्यों बैठे हैं? जब आप इस पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं करते तो फिर आप इस पार्लियामेंट को बैठने क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब देखें, जिस तरह मैं अभी इन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज की चेयरमैनी एक्सेप्ट की, वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ये बने। अब ये कहते हैं कि नहीं जी, हमने वहाँ से रिजाइन कर दिया। कहने का मकसद ये है कि इनके अपने ही डिसीजन इनको पीछे लेकर जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जब से PTI ने ये प्रोटेस्ट करने की सियासत शुरू की, अगेंस्ट द स्टेट करते हैं, ये बात गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, अगेंस्ट स्टेट है। जब आप इस्लामाबाद पर हमला करेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमला नहीं है, वो तो आप स्टेट पर हमला कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनके हर डिसीजन ने इनको नीचे ही लेकर गए, ऊपर अभी तक ये किसी डिसीजन में नहीं गए। अच्छा। अब अगर ये मुखालफत करते हैं तो भी आईनी जो तरमीम करने जा रहे हैं वो तो मंजूर हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जब उसमें मेजर पार्टी जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारे साथ MKM है। सर, वही तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है शेख साहब। वही पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ी टेढ़ी खीर इसलिए है कि 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ उनको हरगिज मंजूर नहीं है। उनके बयानात जो आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई, अब देखे ना, अभी ये बात सामने तो नहीं आई ना कि हम कह सके कि जी शायद 18वीं तरमीम की छेड़छाड़, वो अगर छेड़छाड़ करेंगे भी तो इनकी अप्रूवल के बाद करेंगे। इनकी अप्रूवल के बगैर तो नहीं कर सकते, जब हमें पता है कि इस स्टेप के से उठने के बाद ही हम अगली मंजिल पे जा सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ शेख साहब कि हम 26वीं तरमीम की तरह 54 नुकात से इसको 21 नुकात पे दोबारा जो इसके नुकात होंगे वो उसमें से हज़फ होना शुरू हो जाएंगे, जो पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं होंगे, उसके बाद ये तरमीम पेश की जाएगी। नहीं, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि ये जो तरमीम का कल या परसों जब भी पेश करते हैं, वो तो अभी जो हमारे आईनी एक्सपर्ट हैं वो उस पर बैठे काम कर रहे हैं, तो वो तभी होगी ना जबकि इनके साथ अप्रूवल होगी। अब वज़ीर आज़म रोजाना जाकर सदर मुमलिकत से भी मिलते हैं, बिलावल और प्राइम मिनिस्टर की भी रोज़ मुलाकात आपस में होती रहती हैं, तो उनमें ये इशूज़ आ रहे हैं सारे। आज वहाँ पर कराची में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो यकीनन उसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं। मैं तो इनको सरदार से जानता हूँ, बड़े अच्छे इनमें पीपल्स पार्टी बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी बैठे हुए हैं। तो वो इसको डिस्कस करेंगे, इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे, जो चीज़ें मेरिट्स पे आएंगी उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो लेकिन शेख साहब, व्हाट इफ के कल अगर 28वीं तरमीम की बात जिस तरह फैसल वाडा ने बात की है और उसमें 58(2) को शामिल कर लिया जाएगा, जो कि 18वीं तरमीम का मेन सोर्स था कि सदर के इख्तियारात जो थे वो पार्लियामेंट को दे दिए गए थे और वो ख़त्म कर दिए गए थे असम्बली तोड़ने के, अगर वो 28वीं तरमीम आने की बात आ गई और कहा जाएगा जी 58(2) भी वापस कर लें, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा। देखें, बात ये है, मुझे आप बताएं, सब कहते हैं जी कि देखें जुडिशल पर इन्होंने वार कर दी है गवर्नमेंट ने, जुडिशल कमीशन बना दिया है। मुझे बताएं कि क्या अमेरिका के अंदर जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं है? वहाँ जुडिशल कमीशन जजेस के फैसले नहीं करते? क्या बरतानिया के अंदर जो कि बड़े जिनकी जमहूरियत जो है वो एक सदियों से डेवलप होकर चली आ रही है, क्या वहाँ पर जजेस के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं होता? तो ये यहाँ को हम अनोखी बात कर रहे हैं, हम तो वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि पूरी
दुनिया की शेख जमहूरियत में ये साहब, बात हम आइडियलिस्टिकली अप्रोच के साथ दुनिया की बड़ी रियासतों को या उन ममालिक के हवाले से मिसाल तो दे देते हैं कि वहाँ पर यूं है, वहाँ पर यूं है, उसके साथ वहाँ पर जो अवाम के राइट्स हैं और अवाम को जो कुछ दिया जा रहा है उसको भी देखा जाना चाहिए ना। तो फिर हम उसका मुकाबला करें हर चीज़ में, अगर अवाम को उस तरह का हकूक मिल रहे हों। देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है, मेरा एक बड़ा लंबा अरसा इस पार्लियामेंट के अंदर गुजर गया है। नो डाउट, बेशक, बिल्कुल। 7वीं टर्म है पार्लियामेंट, लोगों के हकूक पर तो कोई डाका नहीं डाला जाता। लोग तो आज़ाद हैं। अगर क्रिमिनल लोगों पे स्टेट हाथ डालती है तो वो इसलिए डालती है कि क्रिमिनल लोगों को जो है वो मंजिल उनके उनको शेख साहब, मेरी मुराद कानून, इंसाफ, तालीम, सेहत, ये बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो उनके स्टैंडर्ड जिनकी मिसाल आप दे रहे हैं उनके मुताबिक क्या हमारे मुल्क में अवेलेबल है? नहीं है, नहीं है ना सर। क्या उन्होंने ये 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में लिया है? उनको तो 400, 500 साल हो गए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को। तो सर ये राइट्स भी, ये कमेटियां और ये तमाम चीजें भी उन्होंने 400 साल बाद बनाई हैं, वो भी कुछ 50-60 साल में फौरन नहीं बना सके थे। शेख साहब, मैं वक्फा लूंगा, मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद इस डिबेट को लेकर आगे चलते हैं। हमने लेना यहाँ पे वक्फा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। हम प्रोग्राम में बात हो रही है 27वीं तरमीम, कल काबीना का इजलास होगा, उसमें 27वीं तरमीम का मसवदा पेश किया जाएगा। हुकूमती कैलेंडर सख्त, सेनेट पहले फिर कौमी असम्बली में, यानी कि ये एक बड़ी आजमाइशी चीज़ होगी इस हुकूमत के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए। अपोजिशन के मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को सियासी लाएअमल क्या बनाना पड़ेगा, ये आगे चल के पता चलेगा। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख आफ्ताब साहब, और उसके अलावा मेजर रिटायर्ड खुरम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। खुरम साहब, बात आती है जब हम कानून की अमलदारी की बात करते हैं, अभी मिसाल दी आफ्ताब साहब ने अमेरिका की, हम बात करते हैं कभी भारत की, कभी हम बात करते हैं दूसरे ममालिक की, लेकिन तमाम चीज़ें क्या फिर हम उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दें? हम में जो बेसिक नीड्स हैं, जो सिविक्स सोसाइटी के हवाले से सिविल राइट्स हैं, या फिर हमें जो डिलीवर किया जा रहा है उसको भी हम उसके साथ मवाजना किया करें? फिर देखिए, बात शेख साहब ने भी दुरुस्त की है, आप मिसाल तो देंगे उनकी, लेकिन जिस तरफ आप लेके गए बात वो मजबूत है, वो बात भी। हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। और जिन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, जिन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, या जो लोगों के हकूक हैं, अब ये तरमीम की जो बात है, ये पार्लियामान का काम है, एमएनए का काम है बैठकर उन तरामीम को लेके आना। लेकिन अवाम या आमतुन्नास के लिए एक इशू क्यों बन जाता है कि ये क्या करने लगे? भाई वो ही है जिसका उसका ये काम है पार्लियामान के अंदर बैठ के तरामीम, और यही काम है उनका, नई चीजें लाना। रोखड़ी साहब, यही काम है उनका। इशू जो है हमारा, जिस तरफ आप लेके गए, वो इशू एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होने की वजह से उनके वो राइट्स जो उन तक पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचते। और हमारा जो एमएनए है या जो पार्लियामान के अंदर बैठा हुआ सीनियर मेंबर है जिसका ये काम तरामीम या ये है, वो लॉक हो जाता है गली नाली और उस पॉलिटिक्स में कि जो उसका काम नहीं है। तो इन तरामीम के बाद और जिस सिमत में गवर्नमेंट बढ़ रही है आगे, आप जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ले आएंगे पंजाब में और रेस्ट जगहों के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली जो कंसर्न आपने बताए हैं वो एड्रेस हो जाएंगे और लोगों को जो उनकी जरूरत है वो मिलेगी। सेकेंडली, महंगाई खत्म जब तक नहीं होगी, आप कोई भी राइट्स किसी भी सूरत में उनको पूरा नहीं दे सकते। महंगाई नहीं खत्म होगी जब तक आपका सेंटर मजबूत नहीं होता। आपकी महंगाई आपके दूसरी दुनिया के साथ जो आपने अहदो पैमान है, उनके साथ जो आपने बिजनेस डेवलपमेंट्स हैं, या आपने कुछ भी करना है, वो वफाक का मजबूत होना उसके लिए जरूरी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। तीसरी चीज आपने निशानदेही की कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बायकॉट की तरफ जा रही है। हम ये देखते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको एक बहुत बड़ा चांस मिला 2018 के बाद एक बड़ी नेशनल पार्टी बनकर आने का, और वो डिलीवर करते वो तमाम चीजें जो वो कहते थे कि हमने ये करनी है, अनफॉर्चुनेटली ना वो डिलीवर कर सके,
बल्कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उन्होंने अपने लिए, उन लोगों के लिए जो उनके साथ हैं, या वो वोटर्स जिन्होंने उनको वोट दिए, उन तमाम के लिए उन्होंने मसाइल खड़े किए। और वो एक नेशनल पार्टी से होते होते आप देखेंगे कुछ अरसा के बाद कि वो एक बहुत ही गैर अहम किस्म का ग्रोह रह जाएगा, जबकि उनका वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब होके दाएं और बाएं दूसरी पार्टीज में चला जाएगा। मैं फिर यही कहता हूं कि ये पार्टी पॉलिसीज हैं, पार्टीज के जो हेड्स हैं, चाहे अभी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए हैं, इसको इस तरमीम को सोच रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून है, इन बड़े डिसीजंस के साथ जब ये रियासत को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, तब पार्टीज भी बचेंगी, इनका वोट बैंक बचेगा भी सही, बढ़ेगा भी सही, और ये नेशनल लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएंगी। कमिंग बैक टू द पॉइंट वन, नजर ये आ रहा है कि ये तरामीम तो हो जाएंगी। अपेरेंटली जो चीजें चल रही हैं, ये नहीं हो सकता कि इन बड़ी पार्टीज के हेड्स को इल्म नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन ये चीज हो रही है, आप और हम डिस्कस रहे हैं, नॉट एट ऑल। उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं, और वो इस वक्त मुत्तहिद होकर एक रियासत को मजबूत करने के लिए इन आमाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली फायदा इनकी अपनी पार्टीज को भी होगा, और सेंट्रल लेवल के ऊपर ये दो बड़ी पार्टीज बनकर रह नहीं तो कहीं रोखरी साहब भी ऐसा तो नहीं है कि एक जमात का खौफ जो है इन दो पार्टीज के सर पे मुसल्लत कर दिया गया है या मुसल्लत है, जिसके डर के बाद ये तमाम चीजों में इत्तेहाद करके तमाम चीजें करने के लिए तैयार हो जाती हैं? देखिए, कोई भी जो पॉजिटिव कंपटीशन है ना, वो फायदेमंद ही होता है। मैं तो अगर इस आर्गुमेंट को दूसरी तरफ लेके जाऊं, अगर मैं ये कहूं कि अगर तो होता ही कुछ नहीं है, जो हो गया, अगर वो पार्टी ना बनती तो जिन लोगों ने पॉलिटिक्स करनी थी, या जो एक एवोल्यूशन का स्टेज है, वो विद इन दो पार्टीज के आना था। लेकिन एक पार्टी को एग्जिस्ट किया, बनी, और वो फेल हो गई। बल्कि फेल होने की वजह ये तो एक थी ना कि काम नहीं किया, काम ना करने के बाद वो रियासत के खिलाफ हो गई। तो अगर आज ये दो पार्टीज अपनी रियासत को बचाने के लिए और इस ग्रेटर एम के साथ रियासत और मुल्क को और पब्लिक को बचाने के लिए इकट्ठे होकर, उनके डर से भी, चले हम लफ्ज डर भी कह देते हैं, या उनके इवल इफेक्ट्स, आई वुड से अ वर्ड व्हिच आई वुड गिव टू देम, उससे ये इकट्ठे होकर अगर अपने घर को बचाने के लिए, अपनी रियासत को बचाने के लिए अगर ये अच्छे फैसले करते हैं, तो इस पर मुझे तो उस पर आई विल फील वेरी सेटिस्फाइड कि यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, या ये इस मौके के ऊपर उस बड़े केओस को जो जन्म दिया उस पार्टी ने, उसको खत्म करने के लिए प्रोग्रेसिव वेज को अडॉप्ट करते हुए, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए मुल्क को मजबूत कर रहे हैं ना। तो हमारी जरूरत क्या है? मुल्क मजबूत हो, हमारे पास जो बाहर से सरमायाकारी आए वो दुरुस्त लगे, रियासत मजबूत हो, सेंटर मजबूत हो, प्रोविंसेस को उनके राइट्स मिले, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जैसे होना चाहिए वैसा फाल हो। तो दिस इज व्हाट ऑल वी नीड। तो नजर ये आ रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आप उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों पार्टीज की लीडरशिप। मैं शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। शेख साहब, मैंने सवाल किया था खुरम साहब से कि क्या एक जमात के खौफ से ये दोनों जमातें, जिसमें PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, उनके सर पे खौफ मुसल्लत है एक जमात का, अगर वो जमात कोई रेजिस्ट करेगी या फिर वो उसको जिसे कह सकते हैं प्रोटेस्ट करेगी, इसको पास ना होने की बात कर रही है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे उनके मेम्बरान भी आप लोगों ने तोड़ लिए थे, जो पिछली तरमीम में भी सुनने में आया था कि 12 या 13 अरकान थे वो आपके हाथ में थे, और अभी भी आप लोगों के हाथ में वो हैं, लेकिन खौफ एक मुसल्लत है फिर भी, जिसकी वजह से मजबूर हैं आप दोनों मिलकर काम करने पे। देखिए जी, बात यह है कि हम मुस्तकबिल की बात नहीं करते, आप हमारे माजी की तरफ चले जाए। जितनी मुसीबतें और जितने दुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की लीडरशिप ने देखे हैं, और जितने दुख पाकिस्तान लीग नवाज शरीफ ने देखे हैं, इनको सामने रख कर फैसला किया जाए तो इनको क्या खौफ है? तो ये तो बेखतर जो है, कभी अटक किले में होते हैं, कभी अटक जेल में होते हैं, बेखतर ये कभी बाहर इनको भेज दिया जाता है। नहीं तो अब तो तीसरी जमात को भी आप लोगों ने इसी फहरिस्त में शामिल कर लिया ना, अब तो आप उनको भी कह सकते हैं ना, कैदोबंद की सोबतें वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। पार्टियों की बात कही है, मैं दो पार्टियों का जवाब दे रहा हूँ कि ना मुस्लिम लीग
इसमें से खाइफ है किसी ऐसी ग्रुप से या पार्टी से, और ना ही पीपल्स पार्टी खाइफ है। इन दोनों पार्टियों के कायदीन ने अपने और अपने खानदान की कुर्बानियां दी हैं। आज जिस स्टेज पर ये बैठे हुए हैं, ये बगैर कुर्बानियों के नहीं बैठे हुए। जरदारी साहब ने भी 11 साल जेल कटी है, 5 साल के करीब नवाशी साहब ने जेल कटी है, हमजा शहबाज ने कुछ तकरीबन 7 साल जेल काटी है, मरियम नवाज ने 2 साल जेल काटी है, और बेनज़ीर भुट्टो जो है उसने अपनी जान दे दी पाकिस्तान की खातिर। एक बात आप जहन में रख लें कि ये दोनों पार्टियां जो आज इकट्ठी हैं, कल तक ये एक दूसरे के साथ बड़े इख्तलाफ में भी थी, लेकिन जब लंदन के अंदर मिज़ाक़ जमहूरियत किया गया बिटवीन दी नवाज शरीफ साहब एंड बेनज़ीर भुट्टो, तो इसलिए किया गया कि इन्होंने रियलाइज़ कर दिया था कि इनका आपस का झगड़ा पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है। तो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को मजबूत करने की खातिर, पाकिस्तान को बचाने की खातिर लंदन में फिर इनका आपस में जो है वो एक मुआहदा किया गया। और वो मुआहदा क्यों किया गया? कोई एक दूसरे से ये डरते थे या एक दूसरे का कोई खौफ था? सिर्फ एक चीज़ सामने थी कि हमने मिलकर पाकिस्तान को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाना है। और फिर आपने देखा कि इस छोटी सी जंग में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी इज्जत दी, और आज दुनिया पूरी के अंदर पाकिस्तान का जो है झंडा वो सरबुलंद हो हुआ है। नो डाउट, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है शेख साहब। ठीक है, तो सिर्फ अल्लाह की का खौफ है, और अगर हमें खौफ है तो एक है कि हमने हर कीमत पर पाकिस्तान की स्टेट को एक दुनिया का अजीम मुल्क बनाना है। चलें, ठीक है शेख साहब, मैं रोखड़ी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। खुरम रोखड़ी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ऐड करेंगे रजा हारून साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। खुशामदीद कहते हैं रजा भाई आपको। थैंक यू आसिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा रजा साहब, हमारे साथ मौजूद है शेख आफ्ताब साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। बात हो रही है 27वीं तरमीम की। पीपल्स पार्टी का CAC का इजलास था आज, इसी हवाले से अभी तक कोई इत्तला नहीं आई कि क्या उसके ऊपर उसका अलामिया निकला। आप लोग समझते हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़छाड़ आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगी किसी भी सूरत में? अभी वो इजलास शुरू नहीं हुआ है आसिम भाई, अभी थोड़ी देर पहले शादी मरी साहब ने ब्रीफिंग दी है कि अभी कुछ लम्हे कबल, कुछ मिनट कबल ही बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब कराची पहुंचे, इजलास में आ रहे हैं। इजलास होगा, इजलास के बाद उसकी तफसील आ जाएगी। लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया कि 18वीं तरमीम की रोल बैक जो है वो पार्टी को मंजूर नहीं होगी। सूबाई खुद मुख्तारी के तहत जो इख्तियारात 18वीं तरमीम में सूबों को दे दिए गए थे, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त स्टैंड है, असूली मौक़िफ़ है कि वो उसमें जो है कमी नहीं देखना चाहते। लेकिन अभी चूंकि किसी की, उन्होंने ये भी बात की कि साथ अभी किसी के हाथ में मुसविदा नहीं है, कल पेश हो रहा है काबीना में, कल काबीना में पेश किया जा रहा है। आई डोंट नो, अगर वो काबीना में पेश किया जाएगा तो उसके बाद वो मुसविदा सामने होगा। अब आज रात को हो सकता है बिलावल साहब का मुसविदा हो और वो CEC में रखें, तो कोई पार्टी का असूली मौके प्रिंसिपल स्टैंड हमारे सामने आ सकेगा। लेकिन एज वी आर स्पीकिंग, अभी हम बात कर रहे हैं, ये नहीं है। लेकिन पार्टी ने एक बात बड़ी क्लैरिटी से कह दी है कि जो सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात हैं, विफाक और सूबों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो हकूक हैं, उस पर पार्टी बहुत सख्त स्टैंड लेगी। ठीक है शेख साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आप सुन रहे हैं कि ज़रा सी भी छेड़छाड़, ये 18वीं तरमीम रेड लाइन है। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की, हारून साहब की मौजूदगी से पहले मैं आपसे कह रहा था, अब आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली है, आपको लगता है कि क़यादत की सतह पर मामला तय हो जाएंगे या फिर जो इनके CAC के इजलास में फैसला होगा वो माना जाएगा? देखिए, ये बात भी होती है कि CAC के इजलास हमारी पार्टियों के भी होते हैं, ये तमाम पार्टियों की सेंट्रल वर्किंग कमेटी होती है, और ये उसका फैसला जो है वो उसकी बड़ी एक वेटेज होती है हर पार्टी के लिए। तो अगर इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है, तो अभी तक हमारी तरफ से, हमारी क़यादत की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ सामने आया नहीं है, ना ही कोई एजेंडा सामने आया है कि हम उस पर कह सकें कि हमारा नहीं, वो तो वज़ीर आज़म जब उनके पास जरदारी साहब के पास गए थे, जिसमें बिलावल साहब भी मुशावरत में शामिल थे, उनसे डिस्कशन जब की थी और उनसे मुशावरत करने गए थे, तो बिलावल साहब ने तो ट्वीट करके बता दिया कि क्या एजेंडा है उसमें।
वो बिल्कुल जो उन्होंने बता दिया वही, हम नहीं कह सकते कि वही एजेंडा होगा। इस पे अभी कल जिसे कहते हमारी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल थे और बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने यही बात की कि जो पॉइंट्स अंडर डिस्कशन हमारे पास सामने हैं उसको हम सेंट्रल वर्किंग कमेटी में लेके जाएंगे, अपनी लीडरशिप के सामने जाएंगे, और फिर जब एक डिसीजन आ जाएगा तो उसको आके हम रख देंगे पार्लियामेंट के सामने। डार साहब ने भी सेनेट में तकरीर की थी, उन्होंने कहा था सबकी मंजूरी ली जाएगी, उसके बगैर इसको पेश नहीं किया जाएगा। नहीं तो ये मैं भी कह रहा हूँ कि जब आज उनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला हो जाएगा रात को, तो वो कल फिर सामने आ जाएगा। बाकी पार्टियां भी, एमक्यूएम भी यहीं पर है, पाकिस्तान पे हमारी अपनी मुस्लिम लीग यहाँ पर मौजूद है, तो ये मिलकर फैसला करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नवाज शरीफ ये किसी कीमत पर भी कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो कि स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। स्टेट के जब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें प्रामर्श शामिल है। तो हमने रजा भाई क्या ही जिसे कह सकते हैं ना, तवक्को की जा सकती है कि अचानक से कल जब मुसवदा आया उसमें 58(2) को भी डाल दिया गया हो। देखिए एक्सपेक्ट तो कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके सामने मुसवदा ना हो, और मुसवदा भी फाइनल। देखिए ना, एक तरीकेकार ये होता है आईनी तरमीम का, खास तौर पे आईन, हमें एक बात को याद रखना चाहिए आसिम भाई कि आईन जो है ना वो बुनियादी तौर में सियासी जमातों का मुआहदा नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम का अपने रियासत के साथ मुआहदा है। सर इसमें अवाम किधर है? अवाम जो है वो इसमें अवाम है कहाँ? इसमें नहीं, वो है? हो ना हो बेशक सर, आसिम भाई असूल तो यही है ना, और अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों को भेजती ताकि उनकी आवाज बने। तो अगर कोई भी आइन, जैसे आइन देखे सुप्रीम लॉ है लैंड का, उसके नीचे बाकी सारे लॉज होते हैं। अगर आइन में कोई तरमीम आ रही है तो उसके लिए ऐसा इकदाम ये है, अच्छी बात ये होती है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए। वो जब होगा जब पहले दो बड़ी जमातें, जाहिर है एक मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत है, वो एक तरमीम लाना चाहती है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी है। अब पीपल्स पार्टी डिस्कस करेगी, जब ये दोनों जमातें किसी नतीजे पर पहुंचेंगी तब मेरे ख्याल में कोई पहला ड्राफ्ट इसका तैयार होगा। जो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, शेख साहब का भी इंटरनेशनल एक्सपोजर है। हमने यूरोप में यहाँ तक देखा है कि कोई कानून पास करना होता है तो लोगों के घरों में बाकायदा उसके ऊपर वोटिंग स्लिप्स भेजी जाती हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है कि ये कानून बनने जा रहा है, क्या वो इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते। अवाम की राय तो उस तरह शामिल की जाती है, आपको मालूम है, ओपिनियन होता है ना जी, पब्लिक ओपिनियन डाला जाता है बीच में। यहाँ पे तो सियासी ओपिनियन डाला जा रहा है ना बीच में, अवाम से तो पूछा ही नहीं जा रहा। आइन की बुनियादी शर्त है, और आइन की तरमीम में ना वो पर्सन स्पेसिफिक हो सकता है, ना वो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हो सकता है, ना वो इस्लाम और इस्लामी शरीयत और दीन के खिलाफ। ना ही आइन से मुतसादिम कर सकते हैं आप, ना ही आइन से मुतसादिम आप कर सकते हैं। किससे? आइन से मुतसादिम भी नहीं हो सकता। वो जाहिर आइन से मुतासिर में तीन चीजें बता दी गई है ना, ये आइन के हवाले से है कि आप उससे नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी अगर तरमीम होगी जो कि अवाम के मफाद के खिलाफ होगी, अगर वो चले बिलफर्ज मैं समझता हूँ कि जी हुकूमत ने अपने नंबर गेम पे वो कर भी दी, तो वो कल बुलडोज हो जाएगी अदालतों से। तो बेहतर तरीका खास तौर पे आईनी तरमीम में, और इस तरमीम में चूंकि सूबों के हकूक भी मुतासिर हो रहे हैं, तो आपको लाजमी किसी न किसी स्टेज पे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, चारों सूबे, उनकी असेंबली, उनसे आपको इखलाकी तौर पर राय लेनी चाहिए। मैं शेख साहब की तरफ आऊंगा। शेख साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले अमेरिका की कमेटियों की मिसाल दी थी, वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो इतनी सख्त और इतनी पावरफुल हैं कि वो खड़े खड़े उनके बड़े से बड़े डिपार्टमेंट के हेड को भी ना सिर्फ फारिग कर देते हैं, बल्कि ये है कि वो इनकलाब ले आते हैं मुल्क के अंदर। आपको लगता है वही करते हैं सर जी, और आपको लगता है कि जी अगर आप उस तरह के तर्ज हुक्मरानी की बात करेंगे, उनकी मिसाल देंगे, तो वहाँ पे तो ये होता है कि अवाम से राय ली जाती है कि ये कानून साजी होने जा रही है, इसमें अवाम की क्या राय है। तो हम इसमें अवाम को क्यों बीच में से फिर फारिग करके सिर्फ पार्लिमानी लीडर या फिर सियासी जमातें बैठ जाती हैं? देखिए जी, अवाम ने तो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके कौमी असम्बली में भेज दिया और कहा कि हम आपको ये हक देते हैं कि आप जाके करें, आप जाकर वहाँ पर आइन जो मुल्क का है अगर उसमें कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी से आप लाग देते हैं। तो अवाम तो बीच में मौजूद है सर, वो नुमाइंदे तो लोटे भी हो जाते हैं,
वो नुमाइंदे तो लोटे भी हो जाते हैं, फिर उनका क्या करेंगे आप? अवाम ने तो उनको जिस पार्टी के टिकट पे मुंतखब किया होता है वो उसको छोड़ के किसी और जमात में चले जाते हैं। बात यह है जी कि एक सिस्टम जो है वो कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये जो सिस्टम है ये आस्ता 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 एक बेहतरी की तरफ गामज़न है। अब 90 में मैं फर्स्ट टाइम मैंने बने अल्लाह की मेहरबानी से तो मैंने हालात कुछ और देखे थे। 93 में फिर ज़रा बेहतरी आई, 97 में और बेहतरी आई, तो इस तरह हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। पहले देखें अब इस वक्त वाहिद जमात है पाकिस्तान जो PTI है जो कि आके दंगा फसाद करने की कोशिश करती है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। ये एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और हम भी किया करते थे। सर 90s की सियासत को कोई नहीं भूला शेख साहब, 90s की दिहाई की सियासत को कोई भी नहीं भूला। हारून साहब भी थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई उसका 90s का जिक्र सुन के। हमने तो पार्लियामेंट में मुकालात भी देखी है, बल्कि इवन 2000 में भी देखी है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बजट सेशन के अंदर दोनों जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हो रही हैं। अरे हो ना, तो फिर माजी की को भुलाना पड़ता है, उन्हें फरामोश करना पड़ता है। अगर हम माजी की तलखियों को भी अपने सीने से लगाए रखेंगे तो हम फिर बेहतर डिसीजन कैसे करेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए माजी की तलखियों को रज़ा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। हारून भाई ये बताइएगा कि हम पार्लिमानी तर्ज हुकूमत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, हम फिर दूसरे ममालिक की अखियार की मिसालें देते हैं। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हारून भाई ये बताइएगा कि हम अखियार की मिसालें ज़रूर देते हैं लेकिन अखियार जैसा बनने की कोशिश नहीं करते, और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मुफाद में हो ना, कानून को मोम की नाक की तरह उसको मोड़ लिया जाए, चाहे वो आईनी तरमीम क्यों ना हो, चाहे कोई ना कोई बिल पास कराने की बात क्यों ना हो। बदकिस्मती है, और ये ऐसा नहीं है कि हमारी जो मिसालें हैं कोई बहुत ज्यादा रोशन मिसालें नहीं है। दुनिया की मिसालें हम देते हैं, हमारी मिसाल दुनिया में शायद कहीं नहीं दी जाती। उसकी वजह यही है कि चूंकि हम जमहूरियत और जमहूरी रवायात की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन कोसों मील दूर हो जाते हैं हम जी, कोसों मील दूर हो जाते हैं। हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना, हमारी बातें हमारा प्रैक्टिस नहीं है, हमारे दावे हमारा अमल नहीं है। तो हमें अपना अमल दुरुस्त करना होगा। जैसे ये आईनी तरमीम की बात है, बड़ी तरमीम होने जा रही है जो कि बिलावल साहब ने ट्वीट की है। काफी ऐसे इसमें शिके हैं जिससे कि जाहिर है कि आइन की शक्ल जो है वो बिगड़ जाएगी सर। आपकी जो सूबाई खुद मुख्तारी है, सूबाई खुद मुख्तारी NFC अवार्ड से मशरूत है। मुसविदा सामने नहीं आ जाए ना, बिगड़ने का नहीं कह सकते, मुतासिर होने का कह सकते हैं। मुतासिर है NFC अवार्ड सामने आ जाए, जब वंस देखिए ना, कोई भी अगले कुल नहीं होता। अगर किसी के जहन में, रियासत के जहन में भी अगर कोई ऐसी तरमीम है जो मुफीद है, तो क्यों ना उसको ओपन किया जाए और ओपन करके तमाम स्टेक होल्डर्स को दिया जाए। अवार्ड जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी की एक गारंटी भी है, और अगर आप उसी को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो सूबाई खुद मुख्तारी जिसका असल रूट है 18वीं तरमीम, वो खत्म हो जाती है। देखिए ना, मैं तो ये समझता हूँ कि जहां 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी की और डेवोल्यूशन की बात की गई थी, वहीं 18वीं तरमीम का नेक्स्ट फेज जो था वो सूबों से वही हुकूक नीचे मकामी हुकूमतों को जाने थे। वो वहां पे रुक जाते हैं, वहां पे सब रुक जाते हैं। कंप्लीट जब होगा ना, वहां पे तो सब रुक जाते हैं। कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो NFC की, देखिए मैं एक मेरी बात सुन लें, ये बड़ी मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ कि जब हम NFC की फिक्र करते हैं, और हम NFC की फिक्र करनी चाहिए, वो इसलिए कि चूंकि उसका जिक्र आइन में मौजूद है, हमें PFC की फिक्र नहीं होती, क्योंकि PFC प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का आइन में जिक्र नहीं है। अगर कोई तब्दीली करनी है NFC में, तो मेरी राय तो होगी उसमें NFC के क्लास में PFC का इजाफा करते हैं कि जो फंड्स अब सूबों को जाते हैं वो फंड्स आगे ट्रांसफर हो, डेवोल्यूशन वो मकामी हुकूमत और UC लेवल तक जाए। तो कौन देना चाहता है? देना ही कोई नहीं चाहता, उनको बाख्तियार करना ही कोई नहीं चाहता। यही तो अवामी मसला है ना आसिम भाई, यही तो अवामी यही तो सबसे बड़ा मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ दे के आप पूरा कर सकते हैं। अब ये जितनी भी आईनी तरमीम हो रही है, इसमें से एक आध के अलावा किसी से अवाम मुतासिर नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू वेरी मच। शेख आफ्ताब साहब और खुरम हमीद रोखड़ी साहब हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी के हवाले से, जो कि नए मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के, और एक बहुत अजीब जिसे कहते हैं सूरत हाल हमें नज़र आ रही है अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात, और उसके बाद जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यहूदी जो हैं वो न्यूयॉर्क को खाली करना शुरू कर दें, क्योंकि हमास का जो मेयर है वो आ चुका है वहाँ पे, यानी कि किसी मुसलमान को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। और अगर इसराइल की जारियत के हवाले से कोई
आवाज़ उठा रहा है कोई मुसलमान तो उसको हमास से रिलेट किया जाता है। हम लेंगे वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, खुशामदीद कहते प्रोग्राम के हिस्से में बात हो रही है ज़ोहरान ममदानी के हवाले से। हमास के हामी हैं, न्यूयॉर्क से तमाम यहूदी वापस वतन आ जाएं, इसराइल का ये कहना है। डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के जितने भी यहूदी या इसराइली लॉबी है उन्होंने पूरा इनकी मुखालफत की। अब ये जीत गए हैं, अब सिर्फ मुसलमान होना इनका कसूर था या फिर रिपब्लिकन और जो आपस में टसलबाजी है डेमोक्रेट्स के हवाले से वो एक मसला था, क्या था? इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए मैंने दावत दी है मोहम्मद आतिफ़ को। अमेरिका से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के। मोहम्मद आतिफ़, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया आसिम। ये ज़ोहरान ममदानी वाला मसला था क्या? क्या मुसलमान होना उनके लिए एक जुर्म बन गया था जिसकी वजह से सारी मुखालफतें थी, या अपोजिट पार्टी की वजह से इसको इस एंगल में ट्रंप साहब देख रहे थे? अब तो उन्होंने कह दिया कि मैं इनके साथ कोऑपरेट करूंगा, लेकिन अभी इसराइल की तरफ से जो बयान आया कि जी तमाम यहूदी वहाँ से निकल जाएं और वो हमास के हामी हैं। आसिम, इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। एक उनका मुसलमान होना, दूसरा उनका डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होना, तीसरा उनका जो फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में बयानात देना और ये कहना कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो वो अपने न्यूयॉर्क सिटी की पुलिस से कहेंगे कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लें। तो ये सारी ही चीज़ें मैटर करती हैं और इसका जैसे आपने कहा कि जो लॉबियस्ट्स हैं उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भरपूर पैसा इस्तेमाल किया। एपैक जो कि अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, सबसे बड़ी लॉबी है जिसको आप लॉबियस्ट कहते हैं, उसने भी जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट थे उनकी हिमायत की, इनके ख़िलाफ़ बहुत पैसा दिया। लेकिन ये सारा पैसा किसी के काम ना आया। ये सारा पैसा एक ऐसे कैंडिडेट पे लगाया गया जिस कैंडिडेट की एथिकल स्टैंडिंग बहुत वीक है। यानी उनके ऑफिस की ख़वातीन ने, एंड्रू कोमो के ऑफिस की ख़वातीन ने उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात लगाए। 13 ख़वातीन ने, 1-2 नहीं 13 ख़वातीन ने, और उसके नतीजे में एंड्रू कोमो ने अपने ऑफिस से न सिर्फ रिज़ाइन किया बल्कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की उन ख़वातीन के साथ। तो अब ये जो नेतन्याहू का बयान है कि तमाम यहूदी न्यूयॉर्क छोड़ के फ़लस्तीन आ जाएंगे, बहुत ही बचगाना बेवकूफ़ाना बयान है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क की ज्यूइश कम्युनिटी ने भी वोट दिया है। न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही बड़ी ज्यूइश कम्युनिटी अदर देन द ज़ायनिस्ट, अगर हम ये आतिफ कहें अप्रोप्रिएटली, अदर देन द ज़ायनिस्ट जो कम्युनिटी है, ज्यूइश कम्युनिटी जो कि इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी करती है, जो कि हमने देखा कि अमेरिका में भी हुए, पूरी दुनिया में हुए, उसमें भी यहूदी शामिल होते थे। अदर देन द ज़ायनिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जी देखिए, ज़ायनिस्ट कम्युनिटी की तो मिसालें हमारे सामने है ना। ज़ायनिस्ट तो इजराइल के हामी हैं, चाहे वो उनका मजहब कुछ भी हो, अगर वो अपने आप को ज़ायनिस्ट कहते हैं तो वो इजराइल के हामी हैं। ज़ायनिस्ट कम्युनिटी की तादाद अमेरिका में कितनी बड़ी है ये कहना ज़रा मुश्किल है, या न्यूयॉर्क में कितनी बड़ी है ये भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा कोई पोल नहीं हुआ जिसमें ये रायामा के जायज़े लिए गए हों कि कौन ज़ायनिस्ट है कौन नहीं। लेकिन जो ओवरऑल कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, ज्यूइश कम्युनिटी, उसने ज़ोहरानी को ममदानी को वोट दिया है, तो ही ममदानी इतना आगे आए हैं ना, और बहुत हैवी मैंडेट के साथ वो आए हैं। लेकिन मेरा आतिफ एक सवाल ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ताउन करने की बात कर ली है, क्योंकि उनको पता है कि वो कहते हैं ना कि बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो अब मेयर बन गए हैं। अब उनके साथ काम तो उन्होंने चलाना है। डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि वो उनको काम करने से रोकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था कि किसी तरह ज़ोहरान ममदानी को मेयर इलेक्ट होने से रोका जा सके। वो नहीं हो सका, वो मेयर बन गए। अब जबकि वो मेयर बन गए हैं तो एक ऐसा शहर जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है। न्यूयॉर्क की जो स्टॉक मार्केट है वो ये तय करती है कि बाकी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स कैसे काम करेंगी, कैसे चलेंगी, क्या बुलिश होंगी या नहीं होंगी, क्या वहाँ ट्रेंड्स क्या होंगे। इसी तरह कल्चर की अगर हम बात कर लें, जो फैशन न्यूयॉर्क से शुरू होता है वो पूरी दुनिया में जाता है। म्यूज़िक की बात कर लें,
टीवी की बात कर लें, फिल्म की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, न्यूयॉर्क जो चीज़ स्टार्ट करता है वो पूरी दुनिया में जाती है। तो अब एक ऐसे शहर के मेयर के खिलाफ अगर वो इक़दामात करना शुरू कर देंगे तो इवेंचुअली नुकसान तो उस शहर और अमेरिका का होगा। इसलिए उन्होंने फ़ौरन से अपनी टोन बदली और एक लीडर यही करता है। जब उसको वो गोल्स नहीं हासिल कर सकता जो उसको हासिल करने थे, तो वो ये नहीं करता कि वो इतनी ज़िद कर ले कि उसके वजह से वो बाकी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके नुकसान शुरू कर दे। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने खैर फिर भी ये कहा कि अभी भी वो ये समझते हैं कि ही इज़ नॉट अ परफेक्ट लीडर टू रन न्यूयॉर्क। अभी एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका मकसद यही था। उन्होंने अभी भी ममदानी की तारीफ़ नहीं की। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम उनके साथ ताउन करेंगे, न्यूयॉर्क मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और हम नहीं चाहते कि वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी भी है। डेफिनेटली वो न्यूयॉर्क को, एक बड़े शहर को जो दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इग्नोर करेंगे तो उनके अपने लिए भी नुकसानदेह है। ऐसा बिल्कुल होगा। अगर देखिए ना, न्यूयॉर्क में इकॉनमी अगर न्यूयॉर्क की सफ़र करना शुरू कर देती है और न्यूयॉर्क एज अ सिटी फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके कॉन्सिक्वेंसेस न सिर्फ मुल्क की इकॉनमी पर होंगे, बाकी बहुत सारी चीज़ों पर होंगे। एक डिवीज़न आ जाएगा, और एक ऐसा डिवीज़न आ जाएगा जिसमें रिलीजन और रेस सामने आ जाएंगे। तो अमेरिका के अंदर हालांकि इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जिस किस्म की बातें मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ की जाती हैं सरेआम और टेलीविज़न पर की जाती हैं, इस किस्म की बातें होना बंद हो गई थी। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन 10-15 साल आतिफ ये चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब आपको लगता है कि ज़ोरान ममदानी के आने के बाद, उनके तर्ज गवर्नेंस के बाद, हम चीज़ों को चेंज होता देख सकेंगे? देखिए, तर्ज गवर्नेंस तो एक लोकल मामला होगा। हम अगर रिलीजन की बात करें और इस्लामोफोबिया की बात करें, तो न्यूयॉर्कर्स ने तो बता दिया है कि नहीं, वहाँ इस्लामोफोबिया एग्जिस्ट नहीं करता। उन्होंने एक मुसलमान कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया है, एक ऐसे शहर से जिस शहर पर 25 साल पहले मुसलमान दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक जंग का आगाज कर दिया। महज 25 साल बाद, आसिम, ये कुछ भी वक्त नहीं है कि उसी शहर ने एक मुसलमान कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया है जिसके ऊपर उसके मुखालिफिन दहशतगर्द होने का, दहशतगर्दों का सपोर्टर होने का और जाने कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद मुसलमान और गैर मुस्लिम न्यूयॉर्कर्स ने उसको वोट देकर इलेक्ट किया है। उनका जो तर्ज हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के लिए एक क्वेश्चन है। अगर तो वो डिलीवर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमें एक नई टर्म सुनने को मिली है पिछले चंद सालों से, जिसको अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज जो हैं, AOC जिनको कहा जाता है, वो लीड कर रही हैं। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर 20-25 के करीब नौजवान रहनुमा हैं जो हालिया सालों में मुंतखब होकर आए हैं, जो ये कहते हैं कि हमें आम आदमी के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उसकी ज़िंदगी को बेहतर करना है, उसके लिए माली आसानियाँ पैदा करनी है। ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और चूंकि सोशलिज्म अमेरिका के अंदर, आप समझ लिए कि एक टैबू है। आप अमेरिका के अंदर सोशलिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका का जो ये कह लीजिए कि जो अमेरिकन सिस्टम है वो कैपिटलिज्म के गिर्द घूमता है, और अमेरिका ने हमेशा से ही सोशलिज्म की मुखालफत की है। रूस के साथ अमेरिका के ताल्लुकात सोशलिज्म की बुनियाद पर अच्छे नहीं हैं। चाइना के साथ अमेरिका के ताल्लुकात, चूँकि अमेरिका चाइना को एक सोशलिस्ट कंट्री समझता है, उस बुनियाद पर अच्छे नहीं थे। अब तो खैर ये जो मुकाबला है ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो नंबर 1 इकॉनमी की दौड़ में हैं दोनों। अमेरिका चाहता है कि चाइना वहाँ ना पहुँचे, लेकिन चाइना अपने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर के साथ पूरी दुनिया को इस वक्त ये बता रहा है कि उसका फॉर्मूला ज़्यादा कामयाब है। तो अगर ममदानी डिलीवर करने में कामयाब होते हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, उन वादों के ज़रिए न्यूयॉर्कर्स की लाइफ आसान बनाने में कामयाब होते हैं, then Democratic Party stands a chance in the next election to connect with Democratic voters, with the voters in America, to deliver and to make a case for themselves for the next presidential election. Thank you very much मोहम्मद आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त आपका देने का। हमारे साथ प्रोग्राम में आप रहे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के पास।